हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड डे ऑफ अवर रिवीजन सीरीज। पिछले दो वीडियोस में हम लोग पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न एरा के नॉवेलिस्ट को कवर कर चुके हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ मॉडर्न एरा। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग कैसे ब्रिटिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर कर रहे हैं, और सिर्फ सेक्शंस को ही नहीं, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जितने भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग डील कर रहे हैं। These videos are going to be very beneficial for you। अगर आप रिवीजन फेज में हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में, एक ही वीडियो में सारा क्लियर भी हो जाता है और ब्रश अप भी हो जाता है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। मॉडर्न एरा के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और हम लोग ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझा है कि किस तरीके से पोस्ट वॉर के बाद हमारे मॉडर्न एरा के जो राइटर्स थे वो एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंजाइटी और डिसइल्यूजनमेंट को दिखा रहे थे अपने वर्क्स में, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। इन दिस वीडियो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कि हम लोग ड्रामेटिस्ट को कवर करने वाले हैं। नॉवेलिस्ट हम लोग मॉडर्न एरा के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ड्रामेटिस्ट को कर रहे हैं। अगले वीडियो में सारे पोएट्स को देखने वाले हैं। तो आपको इस सीरीज के साथ जुड़े रहना है, बिकॉज ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न ड्रामेटिस्ट टी.एस. इलियट, जी.बी. शॉ, जे.एम. सिंज एंड आपके जॉन गैल्सवर्दी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला ही क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, जहां पे आपसे पूछा गया है दोनों के बीच का कनेक्शन। आइए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। Assertion: Many modern British writers infused their works with an extreme sense of uncertainty, disillusionment and despair. अब तक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के समझ में आ चुका होगा। ये हमारा सेकंड वीडियो है मॉडर्न एरा का, कि किस किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न एरा में थे। तो आपका ये जो ए है वो ट्रू हो जाता है। अगर आपने मेरी पुरानी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज देखी है तो देयर आई ऑल्सो टोल्ड यू कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को देखने की क्या हमारी अप्रोच होती है। आप पहले असर्शन को देखिए, ट्रू या फॉल्स फाइंड करिए। आप रीजन को देखिए, ट्रू या फॉल्स फाइंड करिए। उसके बाद बीच में बिकॉज लगाइए और उन दोनों के बीच में कनेक्शन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये एक करेक्ट टेक्निक होती है जिसको फॉलो करके आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। तो अब हम लोग आर को देखते हैं। द वेस्टलैंड एंड्स इन अ फ्लरी ऑफ रैंडम एल्यूजन्स इन द लाइट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट्स। कहा गया है कि आपका जो वेस्टलैंड पोएम है बाय टी.एस. इलियट, वो अचानक से एंड हो जाती है इन अ फ्लरी ऑफ रैंडम एल्यूजन। अगर आपने मेरी लिटरेरी डिवाइसेस की सीरीज देखी है तो वहां पे आई हैव एक्सप्लेन कि एल्यूजन एक टाइप का रेफरेंस होता है। ये रेफरेंस आपको इन टेक्स्ट रेफरेंस भी मिल सकता है एंड बाहर भी रेफरेंस मिल सकता है। आप किसी और के वर्क को रेफर कर सकते हो या किसी और वर्ड्स को रेफर कर सकते हो। तो आपने अगर हमारे वेस्टलैंड की एंडिंग देखी होगी तो आपको याद होगा कि किस वर्ड्स पे वो लोग एंड करते हैं। दाता दयवदम दम्यता, शांति शांति शांति। आपने ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये एक संस्कृत एल्यूजन है जो दिया गया है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है कि वो अचानक से एंड हो जाता है एक एल्यूजन के साथ, ट्रू हो जाता है। पर दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं वो देखते हैं। अब आपके मॉडर्न राइटर्स के बारे में बात की हुई है, विच इज ट्रू, लेकिन अगर आप बीच में बिकॉज लगाते हैं, बिकॉज द वेस्टलैंड एंड्स इन अ फ्लरी, तो ये इन दोनों के बीच में एक करेक्ट कनेक्शन नहीं बैठाता है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न राइटर्स के बारे में देख लेते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पोस्ट वॉर के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने के बाद, हमारे जो मॉडर्न राइटर्स थे थोड़े से कंफ्यूज्ड, डिसइल्यूजमेंट और एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन को अपने कैरेक्टर्स के थ्रू शो कर रहे थे। सोशल क्लास एंड क्लास स्ट्रगल के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। नॉर्मल कैरेक्टर्स, ऑर्डिनरी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स एंड ट्रॉमा है उनको वो लोग डील कर रहे थे। ओके, टी.एस. इलियट के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ये एक मॉडर्निस्ट पोएट थे जो इस वॉर टॉर्न सोसाइटी के बारे में बहुत सारे वर्क्स लिख रहे थे। वेस्टलैंड एक इनकी सेमाइनल वर्क माना जाता है जो वॉर के बाद होने वाले आफ्टर एंड टेररफुल इफेक्ट्स एंड कंफ्यूजन, केओटिक एनवायरनमेंट को शो करता है।
ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग बाय टीएस इलियट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे मॉडर्न राइटर्स की जो अप्रोच है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं rather than इन डेप्थ क्वेश्चंस। हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्न सेक्शन को जब देखा था तो वहां पे इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे थे, वेराज मॉडर्न राइटर्स के केस में इंपॉर्टेंट वर्क्स बार बार पूछे जा रहे हैं एंड ऑल्सो देयर क्रोनोलॉजी। तो आपको टीएस इलियट के बारे में सबसे पहले तो उनके सारे वर्क्स बार बार पूछे जाते हैं, वर्क्स एंड क्रोनोलॉजी एंड डेट्स टीएस इलियट में से तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए। टीएस इलियट हमारे 20th सेंचुरी के बहुत बड़े पोएट हैं, ये मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वेस्टलैंड, हॉलो मैन, ऐश वेडनेसडे, मर्डर इन द कैथीड्रल एंड आपका फोर क्वार्टेट्स। ये सारी डेट्स आपके सामने हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप जाके फ्री अवेल कर सकते हैं और एग्जाम से पहले इसको रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इनके थोड़े वर्क्स को देखेंगे। मर्डर इन द कैथीड्रल, आपको पता है कि थॉमस बेकेट का असैसिनेशन इसमें दिखाया गया है। फैमिली रीयूनियन जो आपका वर्क है, थीम ऑफ सिन पे काम करता है। देन आपका कॉकटेल पार्टी एंड आपका कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, आप सब देखेंगे कि इन सब के अंदर आपको मॉडर्निस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, तो आप उनको रीड कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा। Which of the following statements best describes T.S. Eliot's assertion that Shakespeare's Hamlet is an artistic failure? I have already dealt with this question and ये बहुत important है क्योंकि T.S. Eliot की जो critical comments है जहाँ पे objective correlative और उनके पोएट के माइंड के बारे में पूछा गया है, बहुत सारे उनके क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि उन्होंने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर क्यों बोला। आप सबको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का उनका जो कॉन्सेप्ट है, ऑल्सो मेड अ शॉर्ट ऑन इट, आप देखेंगे एनिमेटेड फॉर्मेट में तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के थ्रू कहने की ये कोशिश की है कि जब भी कोई राइटर एक वर्क को प्रेजेंट करता है, कोई सीन को प्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरनमेंट है उसके सीन से, उसकी फीलिंग से मैच करने चाहिए। ओके, तो इन्होंने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर इसलिए कहा है क्योंकि इनका मानना था कि हैमलेट की जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन एंड ओवरवेलमिंग फीलिंग्स थी, इनडिसिसिव नेचर था, उनको इन्होंने ऑडियंस तक ठीक से नहीं पहुंचाया है एंड हेंस योर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हैमलेट बन जाता है आर्टिस्टिक फेलियर। वेयरएज मैकबेथ, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू, ही हैज टोल्ड कि मैकबेथ एक आर्टिस्टिक सक्सेस है क्योंकि लेडी मैकबेथ के जो हॉररफुल वाले सीन थे, जो नींद में चलती थी एंड खून दिखता था, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने शो किया है। हेंस योर मैकबेथ बिकम्स आर्टिस्टिक सक्सेस वेयरएज योर हैमलेट बिकम्स आर्टिस्टिक फेलियर। ये जो इनका ऐसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, इसको जरूर जाके पढ़िए, इसकी कुछ डिटेल्स आप गैदर करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर क्वेश्चन। अब ये एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट क्योंकि 2018 में आया है एनटीए के नेट के बाद, तो एनटीए के बाद आई कंसिडर ऑल द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। नॉट दैट कि एनटीए से पहले वाले जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब तक यूजीसी नेट के हाथ में ये था तब तक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। वेयर एज अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, विच आई डू एवरी डे फॉर यू पीपल, आप देख पाएंगे कि एनटीए नेट के जो क्वेश्चंस है उनका अप्रोच बदल चुका है। तो अगर आप सिर्फ कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं या फिर टीचर्स आपको सिर्फ वही घिसी पिटी चीजें पढ़ाते जा रहे हैं तो ये आपका लॉस है। क्वेश्चंस आपको फ्री में अवेलेबल है किसी भी वेबसाइट पे, आप उनको उठा के नहीं देख रहे हो या फिर एंड के लिए छोड़ रहे हो, तो ये आप गलती कर रहे हैं क्योंकि उससे आपको अच्छी अप्रोच नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे जो जेरोंटियन है, यहाँ पे ये टीएस इलियट की एक पोयम है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक वर्ड आता है हिस्ट्री का। टीएस इलियट सेज हिस्ट्री हैज मेनी कनिंग पैसेजेस, contrived corridors and issues deceives with whispering ambitions, guides us by vanities. What is Eliot's subject? तो यहाँ पे वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बहुत सारे पैसेजेस होते हैं, अचानक बहुत सारे रास्ते होते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा ही वो है जो टर्न्स एंड एम्बिशंस आपके कैरेक्टर के बारे में शो करती है। ओके, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी टू लॉन्ग ऑन अननेसेसरी टॉपिक्स, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट।
आप लिटरेचर के स्टूडेंट है, हर लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होगा कि टीएस इलियट का ये जो टॉपिक है, ये जो एसे है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएस इलियट uses the analogy of catalyst to elucidate his theory of impersonal poetry. He cites the example of filament of platinum in the poetry प्रोसेस दैट इज इक्वलेंट टू द माइंड ऑफ द पोएट। इसको बहुत अच्छी तरीके से आज आप समझ जाएंगे अगर आपको नहीं पता है। पहले हम लोग ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में देख लेते हैं। ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे है जो 1919 में पब्लिश हुआ था। इस एसे के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कि सबसे पहले पब्लिश हुआ था ईगोइस्ट में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी हो जाती है। देन ये आया था आपकी सेक्रेड वुड नाम की एक बुक के अंदर। देन दिस एसे इज आल्सो अवेलेबल इन इलियट सिलेक्टेड प्रोज एंड सिलेक्टेड एसे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आपके पोएट के माइंड या पोएट के बारे में डील करता है पूरी तरीके से। इन्होंने बताया है टीएस इलियट ने कि एक जो पोएट का माइंड है या फिर एक पोएट की जो पर्सनालिटी है वो अपने वर्क से किस तरीके से अलग होती है। कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालते थे, टीएस इलियट ने ये वर्ड यूज किया है कि जब कोई राइटर या ऑथर कोई काम लिखता है तो उसको अपने काम से फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। फिर उन्होंने कैटलिस्ट का एक एग्जाम्पल दिया है। अब कैटलिस्ट केमिस्ट्री की फील्ड में हम लोग पढ़ते थे, एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ही वो केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल हो पाता है। लेकिन उस कैटलिस्ट की एक खूबी होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो पार्ट होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन पार्ट नहीं बनता। अब आपके सामने आई हैव ब्रॉट दिस, आई हैव रिटन दिस, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ऑक्सीजन में अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं फिलामेंट की प्रेजेंस में, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा जो रिजल्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें आपको कहीं भी प्लैटिनम का एक भी तिनका या एक भी ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। यही आपके टीएस इलियट ने कहा है कि जो एक पोएट का माइंड है उसमें से आइडियाज निकलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस उसके होते हैं, वो उसको एक वर्क में डाल देता है। टीएस इलियट का ये कहना है कि जब एक राइटर किसी वर्क को लिख रहा है तो उसको इस कैटलिस्ट फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम की तरह होना है कि प्रेजेंट होना है उस रिएक्शन में कुछ नया प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसका पार्ट नहीं बन जाना है। आपके काम में आपको उस इंसान की छवि या उस पोएट की छवि नहीं दिखनी चाहिए, इतना आपको फिजिकल डिस्टेंस बना के चलना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हेंस आपका ये जो पोएट का माइंड है वो फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम दैट इज कैटलिस्ट से आपके टीएस इलियट ने कंपेयर किया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, we have another very important question. In Eliot's love song of J. Alfred Prufrock, who among the following painters is the subject of conversation among the preambulating women? अब ये जो आपकी पोयम है आपने जरूर पढ़ी होगी, जिसमें माइकल एंजेलो के बारे में कुछ जो वुमेन है वो बात करती हैं। इस पोयम के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि कैसे एक नरेटर के इनर एंजाइटीज और टर्मोइल के बारे में ये पोयम बात करती है एक मिडिल एज्ड इंसान के पर्सपेक्टिव से। आप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पोयम। Next up we have who is the author of the short play The Dark Lady of the Sonnets। अब आपको डार्क लेडी और सोनेट से तुरंत शेक्सपियर की याद आ जाती है, एंड शेक्सपियर के ऊपर कई वर्क्स लिखे हैं हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ में। Okay, George Bernard Shaw was famous for writing satirical work on social conditions and social setups. Okay, हमारे जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे उन्होंने 1910 में ये शॉर्ट कॉमेडी लिखी है डार्क लेडी के बारे में, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठाया। अब कॉमेडी ये है, इन्होंने शो किया है कि आपके जो विलियम शेक्सपियर हैं वो मिलने जाते हैं डार्क लेडी से, लेकिन एक्सीडेंटली वो इनकाउंटर करते हैं आपकी क्वीन एलिजाबेथ वन को, और फिर उनसे मिलने के बाद उनको परसुएट करते हैं एक नेशनल थिएटर बनाने के लिए। तो एक ये छोटी सी एक कॉमेडी इन्होंने बनाई है हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमारे एंग्लो आयरिश बहुत अच्छे राइटर हैं, ये एक एक्टिविस्ट भी हैं। इनके मेजर वर्क्स हैं मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, सेंट जॉन, आर्म्स एंड द मैन, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको हम लोग आगे देखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन हम लोग क्योंकि मॉडर्निस्ट राइटर्स को देख रहे हैं और हम लोग बाय नाउ आप समझ चुके होंगे कि कैसे मॉडर्निस्ट राइटर्स के जो सेक्शन में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, आपको इनकी क्रोनोलॉजी बतानी है। मैन एंड सुपरमैन एज वी हैव ऑलरेडी सीन, आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक कॉमेडी है। ओके, देन आपका प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत फेमस वर्क है, जी.एम. सिंज का ये वर्क है। लुक बैक एंड एंगर हमारे जॉन ऑसबॉर्न का ये वर्क है, जो आपके एंग्री यंग मैन मूवमेंट और किचन सिंक ड्रामा को डिपिक्ट करता है। देन आपका ये जो लास्ट वर्क है जॉन आर्डन के बारे में, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको अगर जो माइनर राइटर्स हैं उनके वर्क्स और उनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लीजिए, आपको एटलीस्ट 2 to 3 वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में और डेट्स के बारे में पता होगा तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्रैक हो जाएंगे। ओके, जब एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको उसमें से बहुत शांत दिमाग से ढूंढना है कि इसमें से आपने कौन से वर्क पढ़े हैं और वो वाले ऑप्शंस को टिक करना है जहां पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ओके, देन अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन जहां पे हम लोग को सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है और प्ले दिया हुआ है। डॉक्टर्स डिलेमा, यू नेवर कैन टेल, कैंडिडा एंड आपके आर्म्स एंड द मैन। अब आप समझ गए होंगे कि ये सारे ही प्लेज आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हैं। डॉक्टर्स डिलेमा जो आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है वो एक तरीके का सटायर है ऑन डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस और उनकी इग्नोरेंस के ऊपर कि किस तरीके से वो इग्नोरेंट होके लोगों को ट्रीट करते हैं। देन आपके न्यू यू नेवर कैन टेल और कैंडिडा एंड आर्म्स इन द मैन, ये सब भी आपकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले हैं। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू। बर्नार्ड शॉ के जो प्लेज हैं उनको डिवाइड किया गया है बिटवीन प्लेज प्लीजेंट एंड प्लेज अनप्लीजेंट। आपके ये जो प्लेज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो प्लीजेंट प्लेज होते हैं वो एक डायरेक्ट ऑडियंस के टुवर्ड्स अटैक होता है ये दिखाने के लिए कि जो सोसाइटी के ट्रेडिशंस एंड फॉर्मेट्स हैं वो गलत हैं। एंड जो आपके प्लेज अनप्लीजेंट होते हैं उनके अंदर किसी ना किसी तरीके का डर पैदा करते हैं और भावना, अजीब सी भावना उनके मन में पैदा करते हैं। ओके, तो प्लेस प्लीजेंट जो होते हैं वो थोड़े से लाइट हार्टेड होते हैं लेकिन एक तरीके का सटायर प्रेजेंट करते हैं। आप आर्म्स एंड द मैन को भी देखेंगे तो वो किस तरीके से फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर को शो करता है, बहुत ही एक कॉमिक और अच्छे तरीके से इसको हम लोग आर्म्स एंड द मैन में देख सकते हैं। ओके, देन हमारा जो वर्क आता है, क्वेश्चन आता है अब सीन ओ केसी, डिलन थॉमस, टेरेंस रैटिंगटन, आर्नोल्ड वेस्कर, जे.एम. सिंज। ये जो क्वेश्चन है हम लोग पहले भी इसको डील कर चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको लर्न होने चाहिए। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। माय एम वाज ओनली दिस टू ब्रिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। अब हम लोग जे.एम. सिंज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि ये भी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न राइटर है। इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इसके बाद से इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एंडिंग दिखाई गई है और आइडियलाइजेशन ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है अपने ही किसी रिलेटिव की जान ले लेना, उसको इसमें आइडियलाइज किया गया है। तो एक तरीके से अगर ऐसे प्लेस को बहुत अच्छा एक्लेम मिलता है तो वो एक्टिविटीज थोड़ी सी लोगों के मन में आने लगती है। आप देखते हैं कि कोई ऐसी मूवी, अब जैसे कबीर सिंह एक मूवी निकली थी जिसमें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को दिखाया गया है एंड उसको इतना अच्छा एक्लेम मिलना, इतनी सक्सेस मिलना, लोगों के मन में ये डालता है कि अच्छा अगर ऐसे हम लोग बन जाएंगे तो हम लोग भी इतने हीरो बन जाएंगे और हम लोग को बहुत अच्छी लाइफ में रिसीव किया जाएगा। तो आपके प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड को भी गलत तरीके से रिसीव किया गया था क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिखाए हैं कि जिसको अगर आप बढ़ावा देते हो तो वो आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। देन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, शैडो ऑफ द ग्लेन, राइडर्स टू द सी, वेल ऑफ द सेंट्स एंड द टिंकर्स वेडिंग। ओके, आपको हर राइटर के ये जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, कुछ 4 या 5 ही हैं, इनके अगर आप वर्क्स भी लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देन कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गैल्सवर्दी के जो इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है फॉर्साइटी सागा, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन से फॉर्साइटी सागा के अंदर 2 इंटरल्यूड्स हैं। तो इसका आपका आंसर है इंडियन समर ऑफ अ फॉर्साइटी एंड अवेकनिंग। अब इसके बारे में आई हैव ब्रॉट वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू। ये जो आपके जॉन गैल्सवर्दी हैं, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट है, इनका ये जो वर्क है फॉर्साइटी सागा, सबसे पहले तो इसके 2 सीक्वल आए थे, मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ द चैप्टर, इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए।
अब आपका ये जो फॉर्साइटी सागा है जो पब्लिश हुआ था 1922 में, इस सागा के अंदर 3 नॉवल आ जाती हैं और 2 इंटरल्यूड्स आ जाते हैं। देखिए ये है इनकी 3 नॉवेल्स, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी और टू लेट। फिर इनके जो इंटरल्यूड्स हैं वो है इंडियन समर ऑफ अ फॉर्साइटी एंड द अवेकनिंग, जिससे क्वेश्चन आया है। दिस इज वॉट आई से एवरी टाइम कि अगर आप एक राइटर को और उसके क्वेश्चन को नहीं एक साथ कनेक्ट करके चलेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने सिर्फ जॉन गाल्सवर्दी को उठाया, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे और आप आगे बढ़ गए। आपने अगर क्वेश्चन नहीं देखा तो आपको कैसे पता लगेगा कि उनके वर्क्स में से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन तो वहां से बन रहा है। दैट इज वाई आई हैव पुट always an emphasis on the practice of questions and PYQs। आपने देखा होगा कि इस चैनल में जो भी वीडियो आई ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक रिलेशन, एक अप्रोच जरूर होती है, क्योंकि ये बच्चे का टाइम सेव करता है। आप पता नहीं इस बात को समझ पा रहे होंगे कि नहीं, कि सिर्फ कंटेंट रिसीव करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप क्वेश्चंस को साथ में लेके नहीं चलते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। हम लोग ने ये एक अलग सेक्शन उठाया था जहाँ पे हम लोग ने मॉडर्न एरा के सिर्फ ड्रामेटिस्ट को कवर किया। हमारा जो अगला वीडियो है मॉडर्न एरा के पोएट्स को कवर करेंगे। डिफरेंट सेक्शंस करने से इजी हो जाता है आपके माइंड में एक पिक्चर बनना। ओके, तो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही कम टाइम में क्लियर हो गए होंगे। ये आपको स्टाइल पसंद आ रहा हो, इस चैनल का वाइब पसंद आ रहा हो, ये चैनल आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये आपको अगर दिख रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक इस वीडियो के बाद जरूर देके जाइएगा, बिकॉज दैट हेल्प्स मी एंड मेक्स मी अंडरस्टैंड कि आप लोग को किस टाइप के कंटेंट की नीड है, एंड वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग यू वो आपको बेनिफिशियल या बेनिफिट कर रहा है या नहीं। So on that note, I will take your leave and I will meet you in yet another video of a modern era section। इस रिवीजन सीरीज के साथ बने रहिए, बिकॉज डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई करते जाना है। आगे बहुत सारे आपके लिए अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, so do be a part of this channel। Okay, I'll take your leave then। Bye and take care।